नमस्कार। आज बात करेंगे एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स की। टिकर है EIEL। आज ये स्टॉक खबरों में क्यों रहा, मतलब इतनी हलचल क्यों थी? जी। हमारे पास जो जानकारी है, आज का प्रदर्शन, फिर वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स वाली बात, तकनीकी पहलू और भविष्य के अनुमान, इसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई चल क्या रहा है। बिल्कुल। आज हम एनवायरो इंफ्रा के स्टॉक में जो ये उछाल देखा गया ना, उसके पीछे की वजहों को थोड़ा खंगालेंगे। हाँ। और देखेंगे कि क्या ये तेजी आगे भी टिक सकती है और निवेशकों के लिए इसके क्या संकेत है। मतलब तो सबसे पहले ये शेयर आज भागा क्यों? लगता है छत्तीसगढ़ से आई एक बड़ी खबर ने काफी जोश भर दिया। हाँ, बिल्कुल। ये करीब 306 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स हाथ लगे हैं कंपनी को। 306 करोड़? जी। ये सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े EPC मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अच्छा। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ प्लांट बनाना ही नहीं, बल्कि 15 साल तक उनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी शामिल है। ओहो, 15 साल का ONM? हाँ, अंबिकापुर, राजनांदगांव, कोरबा, इन जगहों के लिए है ये प्रोजेक्ट्स। तो ये तो मतलब सिर्फ एक बार का काम नहीं हुआ, ये तो लंबे समय तक आमदनी का एक जरिया बन गया ना? है ना? सही कहा। लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है इससे, और इस खबर का असर तो देखिए तुरंत दिखा बाजार में। हाँ, वो तो दिखाई होगा। कितना उछला? खबर आते ही वो शुरुआती कारोबार में ही शेयर करीब 11% तक उछल गया था। बाप रे, 11%? हाँ, ये साफ दिखाता है कि बाजार इस ऑर्डर को कंपनी की ऑर्डर बुक और भविष्य की कमाई के लिए कितना अहम मान रहा है। और इसके साथ ही आज बाजार का ओवरऑल मूड भी काफी अच्छा था। हाँ, वो भी था। सेंसेक्स निफ्टी भी ऊपर थे। जी, करीब 1% ऊपर थे। वो ग्लोबल संकेतों और शायद मिडिल ईस्ट में तनाव थोड़ा कम होने की उम्मीद ने माहौल बनाया। अच्छा। तो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं इस स्टॉक को मिला। अच्छा, तो मतलब कंपनी की अपनी अच्छी खबर और बाजार का साथ, दोनों तरफ से सपोर्ट मिला इसको। बिल्कुल, डबल बूस्ट मिल गया। अब जरा स्टॉक के अपने तकनीकी संकेतों पर आते हैं। चार्ट्स क्या कहानी कह रहे हैं? मैंने सुना कुछ मूविंग एवरेज वगैरह पार हुए हैं। हाँ, देखिए, तकनीकी तौर पर तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं मिली जुली है, मतलब एकदम साफ नहीं है। अच्छा, कैसे? स्टॉक ने आज 5 दिन, 50 दिन और 100 दिन के जो मूविंग एवरेज है उनको तो पार किया। ये अच्छी बात है, छोटी अवधि में मजबूती दिखाता है। ठीक है। लेकिन ये अभी भी 20 दिन और खास तौर पर जो अहम माना जाता है 200 दिन का मूविंग एवरेज, उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और ये 200 दिन का मूविंग एवरेज तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ना, खासकर लंबी अवधि के ट्रेंड के लिए। बिल्कुल सही। 200 दिन का मूविंग एवरेज अक्सर बड़े निवेशक और फंड्स वगैरह लंबी अवधि का ट्रेंड समझने के लिए देखते हैं। तो उसके नीचे होना, वो भी हालिया तेजी के बावजूद, थोड़ा सा मतलब संभल कर चलने का इशारा करता है। ओके। अब अगर मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन की बात करें तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, बताइए। इसका PE अनुपात, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, वो करीब 18.7 के आसपास है। अच्छा, 18.7। हाँ, और अगर आप इंडस्ट्री का औसत देखें तो वो लगभग 54 के करीब है। तो उसके मुकाबले तो ये काफी कम है। अरे वाह, मतलब इंडस्ट्री के मुकाबले तो ये काफी सस्ता लग रहा है फिर। हाँ, ऊपरी तौर पर तो यही लगता है, लेकिन फिर दूसरा पहलू भी है। अच्छा, क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, वो करीब 35% है, जो कि काफी दमदार माना जाता है। हाँ, 35% ROE तो बहुत सॉलिड है। बिल्कुल। तो एक तरफ आपके पास सस्ता वैल्यूएशन है, अच्छा ROE है, लेकिन दूसरी तरफ वो तकनीकी तौर पर लंबी अवधि का अहम लेवल अभी पार नहीं हुआ है। तो ये कंफ्यूजन क्यों? मतलब बाजार क्यों उसे इतना सस्ता रख रहा है? हो सकता है, देखिए, इस सेक्टर में सरकारी ठेकों पर काफी निर्भरता होती है। हाँ, वो तो है। तो शायद बाजार उस जोखिम को या प्रोजेक्ट पूरा करने की जो पिछली रफ्तार रही है उसको लेकर थोड़ा सतर्क हो, और शायद ये कम PE उसी जोखिम को कहीं ना कहीं दर्शा रहा हो। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। सस्ता दिख रहा है, पर शायद किसी वजह से। तो फिर आगे के लिए क्या अनुमान है? क्या टारगेट प्राइस वगैरह दिए जा रहे हैं? देखिए, जो investing.com जैसे स्रोत हैं, उनके पिछले आंकड़ों को अगर देखें तो 12 महीने के लक्ष्य अक्सर 240 से 260 रुपए की रेंज में दिखते रहे हैं। 240 से 260? हाँ, और एक फेयर वैल्यू मॉडल ने भी इसे करीब 240 के आसपास ही आका था। वैसे ट्रेंडलीन पर कुछ पुराने विश्लेषणों में कुछ ब्रोकरेज ने रेटिंग्स को बाय से होल्ड भी किया था और लक्ष्य घटाए भी थे। अच्छा, पहले घटाए थे? हाँ, पहले।
लेकिन अब ये जो नया बड़ा ऑर्डर मिला है, इससे निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ सकता है। तो मतलब ये गेम चेंजर हो सकता है? कह सकते हैं। तो छोटी अवधि में 240-260 का जो लेवल है वो ध्यान में रखा जा सकता है। ओके। और अगर कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहता है, नए ऑर्डर आते रहते हैं, तो मध्यम अवधि में 300 रुपये या उससे ऊपर का लक्ष्य भी संभव हो सकता है। 300 प्लस, ठीक है। तो अगर संक्षेप में देखें, निवेशकों के लिए मुख्य बातें क्या रही? हाँ, आज की तेजी तो बड़े ऑर्डर और अच्छे बाजार सेंटिमेंट का नतीजा थी। बिल्कुल। तकनीकी तस्वीर थोड़ी मिली जुली है, छोटी अवधि में सुधार है, पर लंबी अवधि का वो अहम लेवल अभी बाकी है। वैल्यूएशन आकर्षक है, पर शायद कुछ चिंताएं भी हैं जो उसमें दिख रही हैं। और भविष्य जो है वो कंपनी के प्रदर्शन और नए अनुबंधों पर ही निर्भर करेगा। एकदम सही। स्रोत भी करीब करीब यही सुझाव देते हैं। जो निवेशक थोड़े कम समय के लिए है, मतलब शॉर्ट टर्म वाले, और रेगुलर मुनाफा निकालना पसंद करते हैं, वो शायद 240-260 के स्तर पर नजर रख सकते हैं मुनाफा वसूली के लिए। दूसरी तरफ जो निवेशक कंपनी की लंबी अवधि की कहानी में यकीन रखते हैं, इसकी मजबूत ऑर्डर बुक और वाटर इंफ्रा सेक्टर में इसकी जो पकड़ है उस पर दांव लगाना चाहते हैं, वो शायद 300 रुपीस प्लस के लक्ष्य के साथ बने रहने पर विचार कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, जोखिम हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। वो तो हैं ही। क्या जोखिम हो सकते हैं आप? देखिए, सरकारी नीतियों में कोई बदलाव आ जाए, या कोई बड़ा टेंडर मान लीजिए हाथ से निकल जाए, या फिर तकनीकी स्तरों पर ही बिकवाली का दबाव आ जाए, ये सब चीजें स्टॉक में उतार चढ़ाव ला सकती हैं। सही बात है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी पूरी रिसर्च और अपनी जोखिम क्षमता का आकलन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये जो वाटर इंफ्रा जैसे सेक्टर हैं, जहां सरकारी ठेकों और नीतियों पर इतनी ज्यादा निर्भरता होती है, तो ये निर्भरता कंपनी के लंबी अवधि के मूल्यांकन पर कैसा असर डालती है, खासकर तब जब तकनीकी संकेतक, जैसा हमने देखा, पूरी तरह से साथ न दे रहे हों। इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।